हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन के बारे में। इसका एक वीडियो हम आपको पहले प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, ठीक है। तो यदि आपने वो वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख लें, ताकि सेमेस्टर एग्जाम जो कि आपकी छत्रपति साहू जी महाराज, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, तो उसमें जो है आपको देने में थोड़ी सहूलियत होगी। जानकारी के लिए बता दें कि जो आपका 21 तारीख को पेपर था बायोटेक्नोलॉजी का, तो बायोटेक्नोलॉजी की तैयारी के लिए हमने लगभग आपके 4 से 5 वीडियो बनाए थे, और पूरा का पूरा पेपर लगभग उसी से फंसा था, लगभग 75 से 80%, ठीक है। और उसके बाद हमने लास्ट वाला जो 20 तारीख को वीडियो बनाया था, 32 मिनट का वीडियो था, उसमें हमने लगभग बहुत ही कम क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था, और उसमें से लगभग लगभग 60 में से 35 से 40 क्वेश्चन उसी वीडियो से थे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से गौर करके समझना कि फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, ताकि आपको सेमेस्टर एग्जाम देने में थोड़ी सहूलियत हो सके। देखिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन का हम एक आपको पहले पार्ट 1 प्रोवाइड करा चुके हैं। पार्ट 2 में हम क्या समझेंगे कि फ्रूट और वेजिटेबल को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, मीन्स कैसे हम संरक्षित करते हैं। इसकी दो विधियां होती हैं, मीन्स इसके जो मेथड होते हैं वह दो होते हैं। एक होता है टेम्पररी और दूसरा होता है परमानेंट, ठीक है। एक होता है टेम्पररी और दूसरा होता है परमानेंट। टेम्पररी को हम हिंदी में अस्थाई कहते हैं, और परमानेंट को हिंदी में हम स्थाई कहते हैं, ठीक है। तो जब दो विधियां होती हैं तो हम पहले बात करेंगे टेम्पररी मेथड के बारे में। टेम्पररी मेथड में फल और सब्जी को कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक ही संरक्षित करके रखा जा सकता है, जबकि परमानेंट मेथड के द्वारा हम फल एवं सब्जियों को काफी लंबे समय तक, मीन्स महीनों के हिसाब से फल सब्जियों को प्रिजर्व या संरक्षित करके रख सकते हैं। तो देखिए, समझते हैं। टेम्पररी मेथड में एक विधि, यानी कि जो पहला आपका पहली बात है वह क्या है कि फल एवं, इसका पहला पॉइंट, फल एवं सब्जियों को तोड़ने एवं परिवहन आदि में सावधानी। जब हम फल सब्जियों को तोड़ते हैं तो उसमें हम क्या करें कि तोड़ने में थोड़ा सा सावधानी बरतें, और परिवहन में कुछ इस प्रकार से उनका परिवहन करें ताकि उनको वो कहीं से चोटल ना हो, उनमें वो कहीं से डैमेज ना हो। यदि डैमेज हो जाएंगी तो वही भाग आपका किसी बैक्टीरिया या किसी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रभावित कर दिया जाएगा, जिससे एक आपका फल सब्जी खराब होगा और उससे कई सारे फल सब्जी खराब हो सकते हैं। इससे भारी मात्रा में हमारा लॉस होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फल एवं सब्जियों को तोड़ना, यानी कि उसकी हम सबसे अच्छी जो विधि होती है तोड़ने की, उसको अपनाते हैं, और परिवहन में जो सबसे अच्छी तरीके से जिसका हम परिवहन कर सकते हैं उस तरीके से हम परिवहन करते हैं। और हो सके तो यहाँ पर हम सफाई का भी थोड़ा ध्यान रखते हैं, ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां पर साफ सफाई हो और थोड़ा सा मिट्टी से ऊपर हो, बिकॉज मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो होते हैं वह थोड़ी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए आपने कहीं पढ़ा होगा कि सब्जियों में फलों की अपेक्षा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सब्जियां जो है वह जमीन के कांटेक्ट में रहती हैं, धरातल के कांटेक्ट में, और जो आपका फल होते हैं वह आपके पेड़ के, ज्यादातर फल आपके पेड़ के ऊपर लगते हैं। कहां पर? शाखाओं पर। तो वह जो है वायु में रहते हैं, तो उन पर सिर्फ और सिर्फ वायु में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो पाता है। लेकिन जो आपकी सब्जियां होती हैं वह जो है ज्यादातर आपकी जमीन में लगती हैं। जमीन का मतलब वह धरातल से जुड़ी हुई होती हैं। तो जब वह धरातल से जुड़ी हुई होती हैं तो उन पर वायु के साथ साथ मृदा में पाए जाने वाले जीवाणुओं का भी प्रकोप हो जाता है, इसलिए सब्जियां ज्यादा दूषित हो जाती हैं। तो क्या करें? या तो हम थोड़ा जमीन से ऊपरी हिस्से पर उनको तोड़कर रखें, या फिर ऐसा करें कि उनकी जो है सफाई अच्छी तरीके से, उस स्थान की अच्छी तरीके से सफाई कर लें, ठीक है। दूसरा आता है आपका लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब है कि सब्जियों को हम कुछ लो टेम्परेचर पर रख देते हैं। लो टेम्परेचर में जैसे कि आपका, इसमें हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रेफ्रिजरेटर का, यानी कि फ्रिज का। सीधा सीधा समझ लें, फ्रिज का। अब फ्रिज में आपके 3 भाग होते हैं, तो यहाँ पर आप सब्जियों के लिए समझिए कि एक तो आपका कूलर स्टोरेज होता है, कूलर स्टोरेज, और दूसरा होता है आपका चिलर। तो चिलर में क्या होता है? चिलर आपने देखा होगा कि एक तो वह पोर्शन होता है जिसे हम फ्रीजर बोलते हैं,
यानी कि जिसमें तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो फ्रीज होता है, फ्रिज के अंदर 3 भागों में फ्रिज को बांटा जाता है। अब तो काफी भागों में उन्हें बांट दिया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें हम फल सब्जियों, पत्तेदार सब्जियों को रखते हैं। यानी कि वहां का जो टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, कूलर स्टोरेज, यानी कि वहां का टेम्परेचर 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं। ठीक है, 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 8 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड वहां का टेम्परेचर होता है जहां पर हम लीफी वेजिटेबल्स को रखते हैं या फलों को रखते हैं। अब चिलर टेम्परेचर में ऐसे सब्जियों को रखते हैं, जैसे यहाँ पर फलों को, जैसे चिलिंग टेम्परेचर में सबसे ज्यादा सेब, और इसका जो टेम्परेचर होता है वह 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, जो कि उससे नीचे से थोड़े मिडिल पोर्शन का होता है। और एक जो उसका फ्रिज का पोर्शन होता है वह ऊपर वाला, जहां पर हम देखते हैं कि फ्रीजर में जब हम बोतल लगा देते हैं तो पानी जो है वह ठोस अवस्था में इस बर्फ में बदल जाता है। तो वही जो है आपका वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उससे जो नीचे का भाग होता है, मीडियम भाग, उसका जो टेम्परेचर है वह आपका 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और उससे भी नीचे वाला जो टेम्परेचर, जहां पे हम सब्जियों को एकत्रित करते हैं, जैसे लीफी वेजिटेबल्स तो या आलू वगैरह, तो उन पर हम क्या करते हैं, 8 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि हम लो टेम्परेचर पर जब हम सब्जियों को रखते हैं, तो लो टेम्परेचर पर जो हमारी सब्जियां होती हैं वह लंबे समय तक संरक्षित रह सकती हैं। बिकॉज कि यहाँ पर, क्योंकि जो कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वह हमारे लो टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, वह निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। बैक्टीरिया फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर के अंदर मरते नहीं है, ना ही नष्ट होते हैं, वहां पर वह निष्क्रिय हो जाते हैं, वह एक जगह से दूसरी जगह पर रिमूव नहीं कर पाते हैं। इसलिए वह जो है बैक्टीरिया आपके सभी के सभी निष्क्रिय हो जाते हैं, तो हमारी फल सब्जियों को खराब या संदूषित नहीं कर पाते हैं, कंटेमिनेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो लो टेम्परेचर में भी हम फल सब्जियों को रखते हैं। पास्चुराइजेशन में हम क्या करते हैं, फल एवं सब्जियों का पास्चुराइजेशन करते हैं। पास्चुराइजेशन की 2 विधियां होती हैं, एक होता है LTLT मेथड और दूसरा होता है HTST मेथड। लेकिन यहाँ पर हम पास्चुराइजेशन का भी प्रयोग हल्की मात्रा में करते हैं। हल्की मात्रा का मतलब है लगभग यहाँ पर हम टेम्परेचर जो देते हैं वह 80 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देते हैं फल एवं सब्जियों को। ठीक है, उसके बाद नमी तथा हवा से दूर रखना। नमी तथा हवा से दूर इसलिए रखना बिकॉज जब सब्जियां, नमी का मतलब होता है जो जमीन में नमी पाई जाती है या फिर जहां पर भी नमी पाई जाती है उसमें जो वाटर होता है, वाटर में जो भी आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं वह हमारी सब्जियों और फलों को भी संदूषित कर देते हैं। और हवा से दूर इसलिए रखना ताकि जो हवा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं वह भी हमारी फल एवं सब्जियों को संदूषित कर देते हैं। तो हमारे फल एवं सब्जियों की जो शेल्फ लाइफ होती है वह काफी हद तक कम हो जाती है, इससे हमारी फल सब्जियों को लॉस होता है। ठीक है, उसके अलावा हल्के जीवाणु नाशक का प्रयोग करना। हल्के जीवाणु नाशक में हम किसका प्रयोग करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं। नमक के अलावा चीनी का प्रयोग करते हैं, चीनी उसके अलावा तेल का प्रयोग करते हैं, और उसके अलावा मसालों का प्रयोग करते हैं। किसका, मसालों का प्रयोग करते हैं हल्की मात्रा में। इनका प्रयोग हम परमानेंट मेथड में भी करते हैं। नमक, चीनी, तेल, मसालों आदि का प्रयोग हम परमानेंट मेथड में भी करते हैं, लेकिन वहां पर ज्यादा मात्रा में किया जाता है। और आपका टेम्पररी मेथड में नमक, चीनी, तेल, मसालों आदि का प्रयोग हम क्या करते हैं, कम मात्रा में टेम्पररी मेथड में किया जाता है। मोम द्वारा का मतलब है, मोम द्वारा में हम क्या करते हैं, जैसे मोम का घोल बना लेते हैं, वैक्सिंग जिसे हम बोलते हैं, वैक्सिंग। तो मोम का घोल बनाने के बाद जो हमने फल सब्जियों को हार्वेस्टिंग किया या तोड़ा है, उन तोड़ाई करने के बाद फल सब्जियों को उस मोम के बनाए हुए घोल में लगभग कुछ सेकंड या 30 सेकंड तक उसमें डुबोकर निकाल लेते हैं, ताकि उनके ऊपर जो है एक वैक्स यानी कि जो मोम की परत जम जाती है, परत चढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि उसमें जो है नमी की मात्रा कम, जल्दी से पानी नहीं सोख पाता है। ठीक है, तो इससे जो है वैक्सिंग हो जाती है, तो इसमें जो है बैक्टीरिया डायरेक्टली इस पर अटैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी लगभग टेम्पररी मेथड की बात थी। टेम्पररी मेथड क्या होता है इसको लगभग आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम बात करते हैं परमानेंट मेथड की। परमानेंट मेथड में क्या होता है, देखिए परमानेंट मेथड
परमानेंट मेथड। देखिए परमानेंट मेथड को हम हिंदी में स्थाई स्थाई विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थाई विधि। ठीक है, तो परमानेंट मेथड को हम हिंदी में स्थाई विधि कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? इसके अंतर्गत जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो फल सब्जियों की हम ड्राइंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ड्राइंग। अब ड्राइंग जो है वह आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। जैसे कि एक तो हम सन ड्राइंग करते हैं, सन ड्राइंग, और दूसरी जो है वह आपकी हम डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम सन ड्राइंग करते हैं। सन ड्राइंग का मतलब होता है सूर्य की रोशनी या सूर्य के प्रकाश में फल सब्जियों को सुखाना, सन ड्राइंग कहलाता है। मींस जैसे हम जब धूप में फल सब्जियों को सुखाते हैं वही आपका सन ड्राइंग कहलाता है। और जो डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन देखिए हाइड्रो से आप समझते होंगे, हाइड्रो का मतलब होता है जल, और डी का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना, यानी कि फल सब्जियों को हम फल सब्जियों से हम जल को अलग कर देते हैं। और अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन के लिए एक इक्विपमेंट आता है जिसका नाम होता है डिहाइड्रेटर, जिसका नाम होता है डिहाइड्रेटर। तो डिहाइड्रेटर यह एक यंत्र होता है, इसकी सहायता से हम फल एवं सब्जियों का डिहाइड्रेशन कर देते हैं। जब हम फल सब्जियों का डिहाइड्रेशन कर देते हैं, यानी कि फल सब्जियों को हम सुखा देते हैं, तो फल सब्जियां इतनी जल्दी से खराब नहीं हो पाती हैं। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर पूछा जाता है कि ड्राइंग की वह विधि जिसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो वह विधि जिसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं वह होती है आपकी डिहाइड्रेशन। क्योंकि डिहाइड्रेटर जो आपका, इसके लिए हम डिहाइड्रेटर का प्रयोग करते हैं। डिहाइड्रेटर एक यंत्र होता है, इसमें हम किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी फल सब्जी को रख सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? जो फल एवं सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, उनको हम छोटी छोटी मात्रा में छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके और एक ट्रे में भर करके उस डिहाइड्रेटर में लगा देते हैं। और लगाने के बाद उसमें टेम्परेचर सेट कर देते हैं। टेम्परेचर सेट करने के बाद टेम्परेचर सेट करने के बाद और वह फल सब्जियां काफी समय के लिए मतलब सूख जाती हैं। ठीक है, वह सब्जियां सूख जाती हैं, और सूखने के बाद इनका प्रयोग हम कब करते हैं? बेमौसम, यानी कि ऑफ सीजन में। इनका प्रयोग जब हमें खाने के लिए इनकी इच्छा होती है, तो क्या होता है कि जब उन चीजों को हम हरी मात्रा में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो उनको हम ऑफ सीजन में उनका प्रयोग करते हैं। और जब हम ऑफ सीजन में इनका प्रयोग करते हैं, तो उनको दोबारा से प्रयोग करने के लिए, मींस जो डिहाइड्रेशन की हुई फल सब्जियों का दोबारा से प्रयोग करने के लिए जब हम उनको पानी में डालते हैं, और पानी में डालने के बाद वह फल सब्जियां फिर से पुनः फूल जाती हैं, तो इस क्रिया को हम कहते हैं रिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? रिहाइड्रेशन। और यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि फल सब्जियां, सूखी हुई फल सब्जियों को प्रयोग करने से पहले पानी में डालने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है रिहाइड्रेशन। क्या कहलाती है? वह कहलाती है आपकी रिहाइड्रेशन। ठीक है, तो इतनी चीज आप समझ गए होंगे। इसमें जो परमानेंट मेथड में आपकी पहली विधि ड्राइंग आपकी दो प्रकार से की जाती है। पहली होती है सन ड्राइंग और दूसरी होती है डिहाइड्रेशन। सन ड्राइंग का मतलब सूर्य के प्रकाश में फल सब्जियों को सुखाना सन ड्राइंग कहलाता है। और डिहाइड्रेशन का मतलब, डिहाइड्रेटर एक यंत्र होता है, उसमें फल सब्जियों को हम एक उचित टेम्परेचर पर नियंत्रित तापमान पर रख देते हैं, तो फल सब्जियां हमारी सूख जाती हैं। और सूखी हुई फल सब्जियों को दोबारा से प्रयोग करने के लिए जब हम किसमें पानी में डालते हैं, तो पानी में डालने की क्रिया यही आपकी क्या कहलाती है? रिहाइड्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? रिहाइड्रेशन कहलाती है। ठीक है, तो पहली बात हो गई आपकी ड्राइंग की। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है, दूसरी जो आपका पॉइंट है वह क्या है? देखिए दूसरा पॉइंट है वह क्या है कि इसमें हम शुगर, यानी कि फल सब्जियों में यदि हम शुगर को मिला देते हैं, शुगर का मतलब चीनी, तो देखिए चीनी को हम कितना मिलाते हैं? चीनी को हम यदि किसी भी फल एवं सब्जी में 65% से चीनी की मात्रा जब हम अधिक मिला देते हैं, यदि किसी फल सब्जी में 65% से अधिक चीनी की मात्रा को मिला देते हैं, तो ऑस्मोसिस के कारण, किसके कारण? ऑस्मोसिस के कारण वहां पर बैक्टीरिया जो होते हैं वह सरवाइव नहीं कर पाते हैं, और उसमें उनका प्रकोप अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, ना ही वह रिमूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसलिए हमारे जो फल सब्जियां होती हैं वह लंबे समय तक, मीन्स कई महीनों से लेकर के कई सालों तक हम इनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसके लिए अच्छा,
ये तो रही बात 65% की, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि यदि 66% से अधिक, यदि 66% से अधिक चीनी किसी हमारे खाद्य पदार्थ में हो जाती है, तो जब 66% से अधिक 66% से अधिक किसी खाद्य पदार्थ में जब कोई चीनी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वहां पर चीनी के क्या होने लगते हैं, चीनी के रवे बनने लगते हैं, चीनी के रवे जैसे बनने लगते हैं, दाने दाने बनने लगते हैं। इस दाने को कम करने के लिए या दाने को हटाने के लिए 0.3% साइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? साइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। 0.3% साइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं ताकि जो आपके रवे बनते हैं वह चीनी के रवे ना बने। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी चीनी की, मींस शुगर की। तो शुगर हम किस किस में मिलाते हैं या शुगर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? जैम, जेली, मुरब्बा, कैंडी और मार्मलेड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे अच्छी जो जेली होती है या सबसे अच्छा जो जैम होता है वह किसका बनाया जाता है? तो सबसे अच्छा जैम आपका किसका बनाया जाता है? एप्पल का। और सबसे अच्छी जेली अमरूद की बनाई जाती है। सबसे अच्छी जेली अमरूद की बनाई जाती है और यह भी किसके आधार पर? पेक्टिन के आधार पर बनाई जाती है। वह अभी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए शुगर, चीनी की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं साल्ट। साल्ट का मतलब नमक की, नमक की। तो नमक यदि जब हम किसी भी खाद्य पदार्थ में जैसे फल सब्जी में नमक की मात्रा लगभग 15% या 15% से अधिक मिला देते हैं। कितनी? 15% या 15% से अधिक किसी फल सब्जी में जब हम नमक की मात्रा को मिला देते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि फल सब्जियां हमारी संरक्षित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? संरक्षित हो जाती हैं। इसके लिए हम इसमें हम अचार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अचार। जैसे आपने सुना होगा आम का अचार, आम का अचार, कई प्रकार के अचार बनाए जाते हैं, पिकल्स। ठीक है, तो अभी हम आपको पिकल्स, जैम, जेली, मुरब्बा, कैंडी, आगे सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। साल्ट, साल्ट का प्रयोग यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि चीनी का कितना प्रयोग किया जाता है ताकि जो है प्रिजर्व कर सके फल सब्जियों को। तो 65% से अधिक या 65%। ठीक है, और उसके अलावा साल्ट का प्रयोग तो 15%। उसके अलावा पूछा जाता है कि जो आपका एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को हम कहते हैं सिरका। ठीक है, एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड ही आपका सिरका होता है। इसका यदि हम 4% प्रयोग कर देते हैं, कितना? इसका यदि हम 4% प्रयोग कर देते हैं किसी भी फल सब्जी में, तो वह फल सब्जी हमारी काफी लंबे समय तक संरक्षित रह सकती है। ठीक है, इसमें जो है हम आपका सिरका और शराब भी बनता है। ठीक है, शराब भी आपका एसिटिक एसिड के अंदर ही आता है। जैसे एसिटिक एसिड, एथिल अल्कोहल, ये अल्कोहल होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जैसे आपसे पूछा जा सकता है ऑयल एंड स्पाइसेस, ऑयल एंड स्पाइसेस, जैसे तेल और मसाले। तेल और मसाले के बारे में यदि हम बात करें तो तेल का हम क्या करते हैं? जैसे हमने किसी फल सब्जी होती है उसके ऊपर हम एक तेल की परत चढ़ा देते हैं। परत चढ़ाने का मतलब होता है किसी डिब्बे में हमने फल सब्जी को रखा, काट करके फल सब्जी को रखा और लगभग हमारी फल सब्जियां यहाँ तक भरी हुई हैं। ठीक है, तो हम तेल को लगभग यहाँ तक भर देते हैं ताकि फल सब्जियां हमारी डूबी रहें। ठीक है, तो यही जो है इस विधि से यदि हम फल सब्जियों को, इस विधि से भी हम फल सब्जियों को प्रिजर्व कर सकते हैं। ऑयल एंड स्पाइसेस, स्पाइसेस में हम कई प्रकार के मसालों का प्रयोग करते हैं, जीरा और सरसों, इस प्रकार से कई प्रकार के मसालों का प्रयोग करते हैं ताकि जो है क्या होता है कि जो आपकी फल सब्जियां होती हैं वह आपकी काफी समय तक प्रिजर्व रह सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा आगे हम केमिकल्स का भी प्रयोग करते हैं, बाई केमिकल्स। बाई केमिकल्स, केमिकल्स में हम दो प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। एक तो होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और दूसरा होता है सोडियम बेंजोएट। दूसरा होता है आपका सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो जो सोडियम बेंजोएट होता है यानी कि जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग करते हैं और दूसरा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, इन दोनों की लगभग 0.7 ग्राम, 0.7 ग्राम मात्रा का प्रयोग करते हैं प्रति किलोग्राम के हिसाब से। 0.7 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट की मात्रा किसी में से, किसी इन दो में से किसी भी एक का प्रयोग कर देते हैं तो जो है हमारे जो आपके अचार होते हैं यानी कि पिकल्स होते हैं वह जो है काफी लंबे समय तक, या फल सब्जियां जो है काफी लंबे समय तक संरक्षित
रह सकती हैं, ठीक है, काफी लंबे समय तक संरक्षित रह सकती हैं। उसके अलावा देखिए इसमें टेम्पररी मेथड में हमने आपको बताया था पास्चुराइजेशन, तो यहां पर भी आपका पास्चुराइजेशन आता है, लेकिन वहां पर हम हल्का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर जो है पास्चुराइजेशन का टेम्परेचर भी हम थोड़ा ज्यादा देते हैं। जैसे पास्चुराइजेशन के बारे में यदि हम बात करें, पास्चुराइजेशन के बारे में यदि हम बात करें तो पास्चुराइजेशन जो शब्द है वह सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने दिया था। किसने दिया था? लुईस पास्चर ने, और इन्हीं के नाम पर लुईस पास्चुराइजेशन रखा गया, ठीक है। और लुईस पास्चर जो थे वह आपके कहाँ के? फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। यह जो है शराब पर कार्य कर रहे थे, तब इन्होंने बताया था कि किसी भी खाद्य पदार्थ का संदूषित होना या खराब होने का कारण होता है उनमें बैक्टीरिया का आक्रमण करना, ठीक है, तब इन्होंने यह बात बताई थी। पास्चुराइजेशन जो होता है वह, इसमें पास्चुराइजेशन में क्या करते हैं, पास्चुराइजेशन में जो टेम्परेचर रखा जाता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। इसमें दो विधियां होती हैं, एक होता है एलटीएलटी मेथड और दूसरा होता है एचटीएसटी मेथड। इसमें हम एलटीएलटी मेथड में हम क्या करते हैं, एलटीएलटी मेथड का पूरा नाम लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम और एचटीएसटी मेथड का पूरा नाम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होता है। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम के लिए हम क्या करते हैं, 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट, कितना, सॉरी 15 मिनट तक रखते हैं। कितने मिनट तक? 15 मिनट तक किसी फल सब्जी को रख देते हैं तो फल सब्जी हमारी काफी लंबे समय तक प्रिजर्व कर जाती है, ठीक है। और एचटीएसटी मेथड में हम क्या करते हैं, लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर देखिए यहाँ पर 63 लिख दें या फिर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हो सकता है कि फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में या सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में बदलने वाला एक सूत्र होता है, सूत्र आप थोड़ा सा याद करके जाना, बिकॉज हो सकता है कि ऑप्शन उसमें फ़ारेनहाइट में आए, ठीक है, तो उसको याद करके जाना। उसके अलावा देखिए एचटीएसटी मेथड में हम क्या करते हैं, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड के लिए हम यदि फल सब्जियों को रख देते हैं तो यह फल सब्जी हमारी प्रिजर्व हो जाती हैं, मींस संरक्षित हो जाती हैं, ठीक है। तो यह बात थी आपकी पास्चुराइजेशन की। और पास्चुराइजेशन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर रखा जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर रखा जाता है। और इसमें जो आपके की बैक्टीरिया होते हैं वह आंशिक रूप से नष्ट होते हैं, या कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ निष्क्रिय हो जाते हैं, या कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि आपके हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वही आपके इसमें नष्ट होते हैं। और इसके अलावा एक दूसरी प्रोसेस आती है, वह उसका नाम होता है स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि जो आपका स्टेरिलाइजेशन होता है इसमें, इसको हम हिंदी में कहते हैं निजर्मीकरण। क्या कहते हैं? निजर्मीकरण कहते हैं, इसको हम हिंदी में निजर्मीकरण कहते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन में जो टेम्परेचर रखा जाता है, जो आपका टेम्परेचर रखा जाता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। इसमें आपके बेनिफिशियल एंड हार्मफुल दोनों प्रकार के बैक्टीरिया, हार्मफुल एंड बेनिफिशियल दोनों प्रकार के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। किसमें? स्टेरिलाइजेशन में। और इसका प्रयोग जो है हम किसके लिए करते हैं? वेजिटेबल को संरक्षित करने के लिए करते हैं ज्यादातर। मुख्यतः स्टेरिलाइजेशन का प्रयोग हम वेजिटेबल को प्रोसेसिंग या प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। और पास्चुराइजेशन का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए? फलों के लिए, ठीक है। और देखिए पास्चुराइजेशन के द्वारा, जो हमने आपको टेम्पररी मेथड बताया था, तो पास्चुराइजेशन के द्वारा खटास युक्त खाद्य पदार्थों का स्थायी रूप से संरक्षण किया जा सकता है। और जो खटास रहित होते हैं, मींस जिनमें खट्टापन नहीं होता है, जो खटास रहित खाद्य पदार्थ होते हैं उनको संरक्षित करना, यानी कि उनको हम अस्थायी रूप से संरक्षित कर सकते हैं। किसके द्वारा? पास्चुराइजेशन के द्वारा। जबकि स्टेरिलाइजेशन में हम स्टेरिलाइजेशन के द्वारा वेजिटेबल्स का संरक्षण किया जाता है, मोस्टली, मींस मुख्यतः, ठीक है। अब देखिए इसके बाद स्टेरिलाइजेशन के बाद हो सकता है कुछ टर्म है इंपॉर्टेंट जो कि आपसे पूछ ले, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेडिंग क्या होता है।
ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग का मतलब होता है फल एवं सब्जियों को रंग रूप आकार के आधार पर अलग करना। रंग रूप आकार के आधार पर अलग करना किसको? फल सब्जियों को ग्रेडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेडिंग कहलाता है। बात करें पीलिंग की, पीलिंग को हम हिंदी में कहते हैं छिलाई या छीलना। ठीक है, तो पीलिंग को हम हिंदी में कहते हैं छिलाई। तो छिलाई जो है आपकी 3 प्रकार से की जाती है। एक होती है हैंड पीलिंग, एक होती है आपकी हैंड पीलिंग मीन्स हाथ के द्वारा छिलाई, दूसरी होती है आपकी लाई पीलिंग मीन्स, और उसके अलावा होती है आपकी मैकेनिकल पीलिंग। तो मैकेनिकल पीलिंग में हम क्या करते हैं, जैसे कुछ यंत्रों का प्रयोग करते हैं, इसमें हम कुछ यंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो जो है उनकी पीलिंग मीन्स उनको छीलने में थोड़ी आसानी होती है। लाई पीलिंग के बारे में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि लाई पीलिंग क्या होता है। थोड़ा मोस्टली है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो लाई पीलिंग में हम क्या करते हैं, जो आपके आलू होता है, खुबानी होता है, आलू और सब्जियों में आलू और शकरकंद, सब्जियों में आलू और शकरकंद और फलों में आलू और खुबानी, इनके फलों के जो छिलके होते हैं मीन्स इनके जो छिलके होते हैं उनको उतारने के लिए हम क्या करते हैं, 1 से 3% कास्टिक सोडा, 1 से 3% कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। 1 से 3% कास्टिक सोडा का प्रयोग हम करते हैं कितने, 30 सेकंड से 2 मिनट तक हम उसमें हम डुबा देते हैं किनको, इन्हीं सब्जियों और फलों को। तो उनका जो छिलका होता है वह अलग हो जाता है, उनका जो छिलका होता है वह अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हमें जो है यानी कि पूछा जा सकता है कि आलू और शकरकंद में किस विधि के द्वारा पीलिंग की जाती है। तो आलू और शकरकंद में लाई पीलिंग की जाती है। कौन सी पीलिंग? लाई पीलिंग की जाती है। और इसके अलावा एक पीलिंग और होती है जिसे हम बोलते हैं फ्लैम पीलिंग। क्या बोलते हैं? फ्लैम पीलिंग। फ्लैम का मतलब होता है ज्वाला, ज्वाला का मतलब आग, आग कह सकते हैं, आग, ठीक है, अग्नि। तो फ्लैम पीलिंग का मतलब होता है ऐसे छिलके, जैसे कि इस फ्लैम पीलिंग के द्वारा हम किसके, लहसुन और प्याज के छिलके को अलग करते हैं। किसको अलग करते हैं? लहसुन और प्याज के छिलके को अलग करते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए पीलिंग के बाद अगला जो टर्म आता है वह क्या है, पीलिंग के बाद ब्लांचिंग। देखिए ब्लांचिंग क्या होता है, ब्लांचिंग के बारे में भी समझ लीजिए थोड़ा। ब्लांचिंग में हम क्या करते हैं, सब्जियों को उबलते हुए पानी में 2 से 5 मिनट तक डालकर सब्जियों को, और यह जो है सबसे ज्यादा सब्जियों में ही की जाती है, सब्जियों में मुख्यतः या सब्जियों में की जाती है या फलों में नहीं की जाती है। सब्जियों में 2 से 5 मिनट तक, 2 से 5 मिनट तक उबलते हुए पानी में, किसमें, उबलते हुए पानी में डालकर और फिर उनको निकालने की क्रिया, सब्जियों को उबलते हुए पानी में 2 से 5 मिनट के लिए डाल देते हैं और डालने के बाद फिर उनको निकालने की क्रिया ब्लांचिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्लांचिंग कहलाती है। और ब्लांचिंग के द्वारा क्या होता है, जो आपकी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, इसका ऑब्जेक्ट भी पूछा जा सकता है कि इसका ब्लांचिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ब्लांचिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है वह होता है आपका कि जो आपकी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनका जो रंग होता है वह उड़ नहीं पाता है, या पत्तियां जो है वह हरी बनी रहती है, देखने में आकर्षक लगती हैं। ठीक है, इसके लिए और जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वह भी निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्लांचिंग हो गया। अगला आता है आपका सिरप। सिरप किसे कहते हैं? सिरप बनाते हैं, सिरप मीन्स शरबत। तो सिरप बनाते हैं किसी भी सिरप को हम हिंदी में कहते हैं चाशनी। सिरप को हम हिंदी में कहते हैं चाशनी। चाशनी तो आपने सुनी होगी कई बार। तो चाशनी यानी कि सिरप हम किसे कहते हैं, चीनी के गाढ़े पके घोल को सिरप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरप कहा जाता है। और सिरप की जो सांद्रता होती है वह लगभग 1 से 3% होती है। कितनी होती है? सिरप की जो इसकी सिरप की सांद्रता नहीं, सिरप का जो प्रयोग किया जाता है, सिरप की सांद्रता को मापा जाता है वह किसके द्वारा, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। ये वही रिफ्रैक्टोमीटर जिसकी रीडिंग ब्रिक्स में आती है, और ब्रिक्स में
यानी कि रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा हम गन्ने की परिपक्वता को भी मापते हैं। क्या मापते हैं? गन्ने की परिपक्वता, यानी कि वहां पर भी हम चीनी की सांद्रता को तो मापते हैं ना, और यहाँ भी हम चीनी की सांद्रता, ये सिरप या चाशनी में हम चीनी का ही तो प्रयोग करते हैं, तो वही चीनी और वही चाशनी, उसी का प्रयोग हम रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग हम चीनी की सांद्रता या चाशनी की सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह हो गया आपका सिरप। आगे देखिए, अगला आता है आपका ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? समझिए, ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है वह आपका पानी प्लस नमक का जो घोल होता है, वही आपका ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वही आपका ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। और इसकी जो सांद्रता होती है वह आपकी 1 से 3% होती है। और इसकी सांद्रता को मापने के लिए सोरोमीटर या सोरोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोरोमीटर या सोरोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सोरोमीटर या सोरोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो पानी तथा नमक के घोल को मिलाकर के बना जो आपका विलयन या सॉल्यूशन होता है वह आपका ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। इसकी सांद्रता 1 से 3% तक होती है। ठीक है, उसके अलावा जैसे इसमें पूछा जा सकता है कि जैसे जब हम कैनिंग करते हैं, कैनिंग मींस डिब्बाबंदी, तो डिब्बाबंदी करने के लिए जब हम डिब्बे को आंशिक रूप से बंद करते हैं, क्या करते हैं? डिब्बे को आंशिक रूप से बंद करते हैं। आंशिक रूप से बंद करना क्या कहलाता है? तो आंशिक रूप से बंद करना क्लिंजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पूछा जा सकता है कि कैनिंग के द्वारा डिब्बे को आंशिक रूप से बंद करना क्या कहलाता है? तो क्लिंजिंग कहलाता है। और क्लिंजिंग करने के बाद जब हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं, तो ढक्कन लगाने के बाद, ढक्कन बंद करने के बाद जो वायु निष्कासित की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस क्रिया को एग्जॉस्टिंग कहा जाता है। उस क्रिया को एग्जॉस्टिंग कहते हैं। एग्जॉस्टिंग मींस जब हमने डिब्बे को बंद कर दिया या कैन को बंद कर दिया, बंद करने के बाद उसमें से जो हवा निकाली जाती है, वायु को निष्कासित किया जाता है, वह क्रिया आपकी एग्जॉस्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एग्जॉस्टिंग कहलाती है। उसके अलावा देखिए, फल एवं सब्जियों को प्रोसेसिंग करने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? तो प्रोसेसिंग करने के लिए फलों एवं सब्जियों को मींस फ्रूट्स के लिए और वेजिटेबल्स के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? यह जो है आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फ्रूट्स के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड और वेजिटेबल्स के लिए 115 से 121 या कहीं कहीं 123 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा होता है। ठीक है, तो किन्हीं किताबों में आपको 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा मिलेगा और किसी किताब में आपको 116 से 123 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा मिलेगा। और फ्रूट्स के लिए जो है हम आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का प्रयोग करते हैं फॉर प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कभी कभी पूछा जा सकता है क्या? सल्फरिंग बताइए, सल्फरिंग क्या होता है? सल्फर का मतलब क्या होता है? गंधक। सल्फर को हम हिंदी में कहते हैं गंधक सल्फर। तो सल्फर को किसमें? फलों को तैयार करने के लिए मींस यह क्रिया किसमें की जाती है? फलों में। हो सकता है पूछ ले कि सल्फरिंग जो क्रिया होती है वह किसमें की जाती है? तो सल्फरिंग क्रिया आपकी फलों में की जाती है। और फलों को तैयार करने के लिए गंधक का धुआं दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गंधक का धुआं दिया जाता है। वही क्रिया आपकी सल्फरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सल्फरिंग कहलाती है। उसके अलावा बात करते हैं सल्फेटिंग की। तो सल्फेटिंग में क्या होता है? सल्फेटिंग में सब्जियों को तैयार करने के उपरांत उन्हें गंधक युक्त लवणों में, जो आपके गंधक युक्त लवण होते हैं, गंधक युक्त लवणों में डुबाने की क्रिया सल्फेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सल्फेटिंग। और सल्फेटिंग किसमें की जाती है? फॉर वेजिटेबल्स के लिए मींस सब्जियों में की जाती है। और सल्फरिंग किसमें की जाती है? सल्फरिंग आपकी
फलों में की जाती है। ठीक है, फलों को प्रिजर्व करने के लिए हम 100 डिग्री से या प्रोसेस करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का प्रयोग करते हैं, जबकि वेजिटेबल्स के लिए हम 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बात थी आज आपकी पार्ट 2 वीडियो की। जल्द से जल्द हम आपको पार्ट 3 वीडियो का पार्ट 3 प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लगभग 35 मिनट का हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और इसकी गारंटी है कि यदि आप इस वीडियो को देख करके जाते हैं पेपर देने के लिए, तो शायद है कि इसमें से फिर से आपके 80 से 90% क्वेश्चन इसी वीडियो से मिलेंगे। इस वीडियो का मतलब है आपकी जितनी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उन्हीं वीडियो से लगभग आपकी टोटल वीडियो का जो घंटा यदि हम इंक्लूड करें तो लगभग 1 से 1.5 घंटे की सभी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि 30 मिनट में जाए 3 वीडियो बनेंगी। ठीक है, तो 30 मिनट का मतलब 1.5 घंटा। ठीक है, तो 1.5 घंटे में आपकी सभी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी। और 1.5 घंटे पढ़ने का क्या मतलब यार, पूरा 6 महीने का सेमेस्टर जब 1.5 घंटे में कंप्लीट हो रहा है तो बहुत ठीक है ना। तो समझ लीजिए, चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, और उसमें टिक मारने के लिए आता है ना OMR शीट पर, तो वो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी यदि आपने एक बार पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम पर आप लिखेंगे स्टडी विद टैलेंटेड बॉय करके सर्च करेंगे, जो हमारा चैनल का नाम है, वहां पर आपको हमारी फोटो लगी मिल जाएगी है, और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी प्रकार की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ नोट्स वहां पर हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, कुछ PDF के माध्यम से, कुछ फोटोज के माध्यम से, और वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन भी देते रहते हैं। ठीक है, अपडेशन लगातार आपके होते रहते हैं। तो यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आगे मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।